वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, वराहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये संक्रांति का काल होता है जहाँ पर द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। चलिए महाजनपद काल की शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये महान परिवर्तन का काल होता है। जैसा कि हमने बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ते समय देखा कि ये संक्रांति का काल होता है। इस समय जो गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती हैं। तो महाजनपद काल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं: राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में परिवर्तन होता है और जो बहुत क्रांतिकारी होता है। राजनीतिक क्षेत्र में की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देखते थे ऋग्वैदिक काल में जन और जनपद, वही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद बने और जनपद और उन जनपदों से फिर महाजनपद की शुरुआत होती है। जन मिलके जनपद बनते हैं और जनपद मिलके महाजनपद बनते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद हैं जिनकी संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र ये जैन धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। इन महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष होता है और मगध इसके बाद एक साम्राज्य का रूप लेता है। फिर इसके बाद हम विदेशी आक्रमण को देखेंगे। 2 प्रमुख विदेशी आक्रमण उस समय ईरानी, जिसको हखामिनी कहते हैं, और यूनानी। आर्थिक क्षेत्र में महान परिवर्तन होता है। आर्थिक क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं: वाणिज्य व्यापार और द्वितीय नगरीकरण। वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं कि इस समय सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया था। भारत में प्रथम जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, जिनको पंचमार्क भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। सिक्कों के प्रचलन शुरू होने से व्यापार में तेजी आई, जिसके कारण व्यापारियों का संगठन जो श्रेष्ठी होता है इसका भी गठन हो गया था। राज्य द्वारा व्यापार को संरक्षण दिया गया। राज्य द्वारा व्यापार को संरक्षण दिया गया, जिससे व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। व्यापारी जो राज्य से संरक्षण प्राप्त किए, व्यापार में अच्छा धन कमाए, उन्होंने राजाओं की मदद की, जिससे आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। यहाँ प्रश्न बहुत बनता है कि द्वितीय नगरीकरण कब शुरू होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ होता है? तो गंगा घाटी के मैदानों में। प्रथम नगरीकरण जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में होता है। तो ये प्रश्न बहुत आते हैं, द्वितीय नगरीकरण और प्रथम नगरीकरण। तो प्रथम नगरीकरण हड़प्पा है और द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी के मैदान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में प्रमुख योगदान कृषि और व्यापार का होता है, जिसके कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। जब आर्थिक गतिविधियां पूरे क्षेत्र में संचालित होती हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस समय तक वैदिक धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ हो रहे थे, उनके विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी। उनमें 2 प्रमुख धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने वैदिक धर्म के विरुद्ध आवाज़ें उठाई। सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस समय जाति प्रथा अपने रूप में आ जाती है। अछूत और महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी जा सकती है। तो इस तरह ये महान परिवर्तन का काल है, इसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए अब महाजनपद को देखते हैं कि कौन कौन से जनपद को महाजनपद की संज्ञा दी गई है, उनकी क्या विशेषता है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व
सूत्रकाल और बुद्धकाल को मिला करके महाजनपद काल कहा गया है। इसमें कुल 16 महाजनपद हैं। इनका स्रोत जो है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र है, जिनमें इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। यहाँ प्रश्न बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये प्रश्न बनता है कि जैन ग्रंथ के किस जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो भगवती सूत्र, और किस बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें 6 महानगरों का उल्लेख किया गया। ये प्रश्न बहुत बनता है कि बुद्ध के समय के 6 महानगर कौन कौन से थे, उसमें से दे दिया जाएगा और उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें 6 महानगर थे। उसमें से 3-4 दे दिया जाता है। 6 महानगर में है चंपा, जो अंग की राजधानी थी, राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती ये उत्तरी कौशल की राजधानी थी, और साकेत ये दक्षिणी कौशल की राजधानी थी, कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी, और काशी। ये 6 प्रमुख महानगर है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बुद्धकालीन कौन से नगर किस नगर को महानगर की संज्ञा दी गई है, तो चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती और साकेत ये उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल की राजधानी थी, कौशाम्बी और काशी। इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। चलिए पहले महान जनपद की बात करते हैं, तक्षशिला। तक्षशिला जिसकी राजधानी पहला महानगर गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। गांधार जो है ये वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। भरत के पुत्र इस तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। रामायण में हम देखते हैं कि राम 4 भाई हैं, तो उनके जो छोटे भाई हैं भरत, इनके पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। गांधार का एक प्रमुख नगर है पुष्कलावती। पुष्कलावती की पहचान चरसद्दा नगर से की जाती है। तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से चाणक्य और जीवक जो बहुत प्रमुख वैद्य थे, बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उनका पालन पोषण किया था, तो ये दोनों तक्षशिला से अध्ययन करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, बहुत ख्यात प्राप्त विश्वविद्यालय है, जहाँ पर विभिन्न देशों के लोग पढ़ने आते थे। गांधार का राजा उस समय पुष्कर सरित था। अवंत नरेश चंद्रप्रद्योत को हराया था, और मगध नरेश बिंबिसार ने अपना दूत पुष्कर सरित को भेजा था मित्रता के लिए। तो इस तरह से उस समय गांधार पश्चिम में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। दूसरा महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर मेरठ के पास है। इसका शासक कौरव, ये बुद्धकालीन समय के थे। राजा निचच्छ ने हस्तिनापुर के डूबने पर कौशाम्बी को राजधानी बनाई। यहाँ से प्रश्न बनता है कि हस्तिनापुर कहाँ स्थित है, तो हस्तिनापुर मेरठ के पास स्थित है। बुद्धकालीन राजा कौन था, तो कौरव थे। कौशाम्बी को किसने राजधानी बनाई, तो निचच्छ ने। कब बनाई, जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में डूब गया था। तीसरा महत्वपूर्ण महाजनपद है सूरसेन, जिसका सूरसेनोई भी उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी मथुरा या मिथोरा थी। वहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण और वासुदेव, जो कृष्ण की भक्ति का उल्लेख सूरसेन या मथुरा से ही मिलता है। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ शासक अवंत पुत्र थे। चौथा महत्वपूर्ण महाजनपद है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। यहाँ पर उदयन जो पौरव वंशी है, ये शासक है। उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। बौद्ध धर्म दीक्षित होने के पश्चात उदयन घोषित राम विहार महात्मा बुद्ध को दान देता है। स्वप्न वासव दत्ता के रचयिता भास, उसमें एक प्रणय कथा लिखी गई है, जिसमें उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथा है। उदयन जो कौशाम्बी का राजा है, वासव दत्ता
जो अवंतपुत्री है की प्रणय कथा है। यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। गांधिकों, गांधिक का अर्थ है इत्र बनाने वाले, श्रेणी के सिक्के कौशाम्बी से प्राप्त हुए। ये प्रश्न कई बार आया है कि गांधिकों के श्रेणी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। घोषित राम विहार कहाँ पे है, तो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रमुख स्थान है। ये भी प्रश्न आया है कई बार कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रमुख स्थान है, तो कौशाम्बी है। मगध नरेश शिशुनाग ने वंश को जीतकर मगध में मिला लिया। जब हम शिशुनाग वंश को देखेंगे तो शिशुनाग जो है वंश महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता है। भेनसांग जब आता है तो उस समय कौशाम्बी उजड़ा हुआ मिलता है। पांचवा महत्वपूर्ण महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी है। शासक ब्रह्मदत्त। कौशल शासक जो है कंस, ये काशी को जीत लेते हैं और उसके बाद कंस के पुत्र महाकौशल होते हैं और महाकौशल के पुत्र प्रसेनजित होते हैं। तो प्रसेनजित अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ करते हैं और 1 लाख रुपए की आय वाला जो प्रांत है काशी प्रांत दहेज के रूप में बिंबिसार को देते हैं। जब हम मगध को पढ़ेंगे हर्यक वंश को, तो बिंबिसार की नीति है वैवाहिक नीति, जिसके तहत वो 3 विवाह करता है और उनसे अच्छा संबंध बनाता है। तो उसी के तहत बिंबिसार जो है प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी करता है, तो प्रसेनजित जो है उसको काशी प्रांत दहेज में देते हैं, जिसकी आय उस समय 1 लाख रुपए थी। छठा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है मगध, जो बाद में साम्राज्य का रूप लेता है। इसकी राजधानी राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी कहते थे। इसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जिसकी स्थापना जरासंध, वराहद्रथ वंश जब पढ़ेंगे तो जरासंध जो है इसका करता है। गिरिव्रज की पहचान कुशाग्रपुर से की जाती है। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है। पाटलिपुत्र की पहचान कुसुमपुर से की जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि पाटलिपुत्र की पहचान किससे है, तो कुसुमपुर से है, और गिरिव्रज की पहचान किससे, तो कुशाग्रपुर से है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सबसे पहला वंश है मगध का वराहद्रथ वंश, जिसका संस्थापक वराहदत्त होता है, जिसमें बाद में जरासंध शासक बनता है। फिर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है। इसके बाद इसमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। सातवां महत्वपूर्ण महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि चंपा किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो मालिनी है। चंपा अपने वाणिज्य, व्यापार एवं वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का शासक ब्रह्मनंद उस समय रहते हैं। वास्तुकार महागोविंद ये चंपा नगर के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। अंग को जीतकर मगध अपना विस्तार प्रारंभ करता है। बिंबिसार सबसे पहले अंग को ही जीतता है और अपना विजय रथ को आगे बढ़ाता है। 8वां महत्वपूर्ण महाजनपद है पांचाल। पांचाल 2 भागों में बटा है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपली है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, तो अहिछत्र है और दक्षिणी की कांपली है। उत्तरी पांचाल जो अहिछत्र, इसका तादाद में बरेली स्थित नामनगर से इसकी पहचान की गई है। फिर 9वां महत्वपूर्ण महाजनपद है कौशल। कौशल भी 2 भाग में बटा है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जिसकी आधुनिक पहचान सहेत महेश से की जाती है। तो सहेत से ही श्रावस्ती की पहचान की जाती है। प्रश्न कई बार आया है कि श्रावस्ती की पहचान किससे, तो सहेत से है। इसका विन्यास अर्धचंद्राकार है। जब हम महानगर, बुद्धकालीन महानगर देखेंगे तो श्रावस्ती और साकेत दोनों ये बुद्धकालीन महानगर हैं।
और इसमें पूछा गया है कई बार कि श्रावस्ती का विन्यास कैसे है, तो अर्धचंद्राकार है। फिर दक्षिणी कौशल, इसकी राजधानी साकेत है। साकेत को कुशामती भी कहते हैं। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बीतता है। श्रावस्ती के शासक कौन है? कंस और महाकौशल। कंस के पश्चात महाकौशल। महाकौशल जो है यही काशी की विजय करते हैं और इसी काशी को बाद में प्रसेनजीत अपने बहन महाकौशला के विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को देता है। प्रसेनजीत से प्रश्न बनता है कौन बुद्ध के समकालीन तथा हम उम्र थे, तो कौशल के शासक प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन तथा बुद्ध के हम उम्र थे। प्रसेनजीत अपनी शादी शाक्य कपिलवस्तु में करना चाहते थे क्योंकि ये उच्च रक्त संबंधों के लिए शाक्य विख्यात थे, जिसके लिए इन्होंने दबाव बनाया और अंत में कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपनी दासी से प्रसेनजीत की शादी कर दी, जिससे उसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम विरूढ़व रखा गया। एक बार विरूढ़व अपने नानी के यहाँ गया था तो वहाँ पर सबने बताया कि तुम दासी पुत्र हो, उसका बहुत अपमान किया, तो उसने अपने ननिहाल कपिलवस्तु को नष्ट करने का निश्चय किया। जब वो बड़ा हुआ राजा बना तो उसने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया और कपिलवस्तु को जला दिया। दसवां महत्वपूर्ण महाजनपद है वज्जी, जिसकी पहचान वैशाली। वैशाली की पहचान किससे है? वसाड़। यह प्रश्न बहुत बार आया कि वैशाली की पहचान किससे है, तो बसाड़ से है। 11वां महाजनपद है मल्ल। 2 मल्ल थे, पावापुरी और कुशीनारा। तो कुशीनारा की पहचान कसिया गांव से की जाती है। 12वां महत्वपूर्ण महाजनपद है चेद। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में है। शासक शिशुपाल का सिर कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से काटा था। ये कृष्ण भगवान के बुआ का लड़का था। तो चेद की राजधानी सुक्तिमती है, ये बुंदेलखंड में है। इसका शासक कौन था महत्वपूर्ण? शिशुपाल। 13वां महत्वपूर्ण महाजनपद है अवंती। अवंती 2 भागों में बटी हुई है, उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती। से उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती। बाहुबली फिल्म में हमने महिष्मती का नाम सुना है, तो महिष्मती दक्षिणी अवंत की राजधानी थी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत, जो प्रद्योत वंश का है। महाकच्चायन ने चंड प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। चंड प्रद्योत महात्मा बुद्ध को बुलाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था के कारण महात्मा बुद्ध जा नहीं पाते हैं और महाकच्चायन को चंड प्रद्योत को दीक्षित करने के लिए भेजते हैं और अंत में चंड प्रद्योत को महाकच्चायन बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। उज्जैन तथा महिष्मती के बीच वेत्रवदी नदी बहती है, जो दोनों को अलग करती थी। चंड प्रद्योत को पीलिया पांडुरंग रोग हो गया। तब मगध शासक बिंबिसार ने जीवक वैद्य को भेजकर इलाज कराया। गांधार शासक पुष्कर सरित ने चंड प्रद्योत को हराया। पुत्री वासवदत्ता का विवाह कौशाम्बी शासक उदयन से किया। शिशुनाग ने अवंतिका विलय मगध में किया। मत्स्य 14वां महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराट नगरी है। राजस्थान या मरुस्थल का एकमात्र महाजनपद मत्स्य है, जिसकी राजधानी विराट नगरी है। 15वां महाजनपद है अश्मक। अश्मक जो आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोतन पोटल या पैठण है। यह प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। और 16वां अंतिम महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी लाजपुर या हाटक है। यह श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है। कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है कि ये कृषि पशुपालन व्यापार तथा शस्त्र से अपना जीवन यापन करते थे। वार्ता शस्त्रोपजीवी और राज शब्दोपजीवी 2 शब्द आए हुए हैं। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी का अर्थ है कृषि व्यापार
पशुपालन के साथ साथ जो शस्त्र पे अपना जीवन यापन करे उसको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है। राज शब्दोपजीवी का अर्थ है उन गणराज्यों से जो राजा की उपाधि धारण करते थे, जैसे लिच्छवी, मद्र, वज्र, कुकुर, पांचाल। ये जो थे ये राज शब्दोपजीवी थे, ये राजा की उपाधि धारण करते थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था ये मगध, कोसल, वत्स और अवंती महाजनपदों में थी। प्रश्न बनता है कि वार्ता शस्त्रोपजीवी किनको कहा गया, तो गांधार कम्बोजों के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। असमक ही एकमात्र राज्य था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। महापरिनिर्वाण सूत्र में जैसा कि हमने बताया 6 महानगर हैं: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी। चलिए अब मगध का उत्कर्ष देखते हैं। यहाँ से हमको बस ये देखना है कि कौन सा वंश है, उसके कौन शासक है, कौन अंतिम शासक है, कौन संस्थापक है। ये प्रश्न आता है, क्रम पूछता है कि इनको क्रम में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, इसीलिए इसको एक पेज पर कर दिया गया है कि वराहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इनको एक क्रम में कर दिया गया क्योंकि क्रम बहुत बार पूछता है तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मगध राज्य का सबसे पहला वंश है वराहदत्त वंश, जिसका स्रोत पुराण और महाभारत है। इसका संस्थापक वराहदत्त है और इसमें शासक जरासंध ने गिरिब्रज को राजधानी बनाई थी। फिर दूसरा महत्वपूर्ण वंश है हर्यक वंश। यहाँ से मगध का उज्जवल इतिहास शुरू होता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु के बाद उदयन जो पाटलिपुत्र का संस्थापक होता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध के बाद मुंडक और अंतिम शासक नागदशक या दशक होता है, जिसकी हत्या शिशुनाग जो बनारस का अमात्य रहता करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इसको आप क्रम में ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, यहीं से ये क्रम में पूछा जाता है। फिर नागदशक की अंतिम शासक होता है, इसकी हत्या शिशुनाग करता है जो बनारस का अमात्य होता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग के पश्चात कालाशोक जो काकवर्ण है, ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या जिसका अमात्य महानंदिन होता है ये करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश में 2 शासक हुए, शिशुनाग और कालाशोक। फिर नंद वंश का संस्थापक होता है महानंदिन। तो नंद वंश में 3 शासक होते हैं, महानंदिन, महापद्मनंद और घनानंद। घनानंद अंतिम शासक होता है जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार और अशोक होते हैं। इनका क्रम देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि मगध का उत्कर्ष ही क्यों? जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपद में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? क्यों मगध ही एक विशाल साम्राज्य बना? उसका कारण आर्थिक था। क्या आर्थिक कारण था? मगध गंगा नदी के मध्य घाटी में स्थित था। गंगा की सहायक नदियाँ गंडक, सोन, पुनपुन, इनके ये मध्य स्थित था, जिससे मगध को क्या फायदा मिला? कृषि के लिए अनुकूल दशाएं। ये जो दोआब का क्षेत्र था इनमें उपजाऊ भूमि थी, जिसके कारण कृषि के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हुई। यहाँ पर धान की एक नई पद्धति का आविष्कार किया जाता है, रोपनी पद्धति, जिससे पैदावार में अच्छी खासी वृद्धि होती है। फिर कृषि पंचांग बना जाता है कि खेती ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और ये सब खेती कैसे की जाएगी, इसका पूरा एक पंचांग तैयार किया जाता है। बहुकिस्म की फसलें, यहाँ पर लगभग सारी फसलों मिलते हैं। लोहे का कृषि में प्रयोग,
लोहे की खानें मगध साम्राज्य में बहुत मिली हैं, जिसका प्रभाव ये हुआ कि लोहे के उपकरण बनाए गए, जंगलों को साफ किया गया और उसका उपयोग कृषि कार्यों में हुआ, जिससे गहरी जुताई संभव हो सकी। और नदियों के बीच स्थित होने के कारण सिंचाई की उपलब्धता यहाँ पर थी, जिसके कारण कृषि में उन्नति हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि से यहाँ पर अतिरेक उत्पादन होता है, जो अधिशेष होता है। अधिशेष से क्या होता है, राज्य के आय के स्रोत में वृद्धि होती है और वाणिज्य व्यापार में प्रोत्साहन होता है, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष होता है। ऐसी दशाएं और किसी महाजनपद में उस समय नहीं थी, जिसके कारण मगध का तेजी से विकास होता है और ये एक साम्राज्य का रूप लेता है। मगध साम्राज्य में हमने वराहदत्त वंश देखा, सिर्फ संस्थापक उसको हमको याद करना, संस्थापक वराहदत्त है, और दूसरा जरासंध जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। अब महत्वपूर्ण राजवंश देखते हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार रहता है। इसके अन्य नाम हैं क्षित्रोजस। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षित्रोजस कहा गया है और जैन पुराण में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है, क्योंकि जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार जो है ये जैन मतानुयायी था। यहाँ से प्रश्न पूछा कई बार परीक्षाओं में आया है कि क्षित्रोजस किसे कहा गया है या श्रोणिक किसे कहा गया है, तो बिंबिसार को कहा गया है। बिंबिसार की साम्राज्य विस्तार में तीन नीति सहायक थी। कौन तीन नीति थी? पहला मित्रता की नीति थी, दूसरा वैवाहिक नीति थी, तीसरा युद्ध नीति थी। तो मित्रता नीति में क्या करता है, अवंत नरेश चंद्रप्रद्योत की पीलिया बीमारी दूर करने के लिए जो राजवैद्य जीवक को भेजता है। दूसरा गांधार नरेश पुष्कर सरित के दरबार में अपना दूध भेजता है और उनको मित्र बनाता है। दूसरी इसकी प्रमुख नीति थी वैवाहिक नीति। 3 विवाह करता है। पहला अवंती, यहाँ अवंती हो गया, ये कौशल है। कौशल शासक प्रसेनजित की बहन महाकोसला से ये विवाह करता है, जिसके पश्चात प्रसेनजित दहेज में इसको 1 लाख की आय वाला काशी प्रांत देता है। दूसरा विवाह लिच्छवी चेटक की पुत्री चलना से करता है और तीसरा विवाह मद्र की पुत्री क्षेमा से करता है। इन 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये अपनी स्थिति को मजबूत करता है। इसके बाद ये युद्ध नीति को अपनाता है और पहला राज्य अंग, जिसको युद्ध करके ये विजय प्राप्त करता है। तो इस तरह बिंबिसार मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करता है। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है, जिसका उपनाम कुड़िक है। बुद्ध की मृत्यु पर अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई। वहाँ पर जो विवाद होता है, अंत में अजातशत्रु भी बुद्ध के अवशेष लाता है, उस पर महास्तूप का निर्माण करता है। शुरू में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, परंतु बाद में बौद्ध मतानुयायी बनता है और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाता है राजधानी राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। राजधानी राजगिरी का दुर्गीकरण करवाता है, कारण अवंती से डर। प्रमुख कूटनीतिकार इसके हैं मंत्री वसकार, जो करते क्या है, लिच्छवी गणराज जो उसमें बहुत शक्तिशाली गणराज था, उसमें फूट डालने का कार्य करते हैं और उनकी इसी फूट डालने की नीति से ही अजातशत्रु उस पर विजय प्राप्त करता है। राजनैतिक गतिविधियां, अजातशत्रु ने मामा प्रसेनजित जो कौशल के थे उनको हराया। कौशल और वज्रसंघ का विलय करता है। परिणाम काशी पुनः मगध को प्राप्त हो जाती है और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। वज्र संघ ये 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें
जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका इसके कूटनीतिकार मंत्री वस्कार की थी। अजातशत्रु दो नए आधुनिक हथियारों का उपयोग करता है, रथ मूसल और महाशिला कंटक, जिनके प्रभाव से, जिनके उपयोग से वह युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। वज्र संघ के विरुद्ध युद्ध में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल की मृत्यु होती है। मगध साम्राज्य में शक्तिशाली वज्र संघ का विलय कर जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि महाशिला कंटक, रथ मूसल किसने उपयोग किया पहली बार? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का कौन प्रमुख कूटनीतिकार था? तो वस्कार, जिसने वज्र संघ में फूट डाली और उसी फूट से अजातशत्रु को विजय मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण शासक बनता है उदयन, जो उदयभद्र कहा जाता है। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन के संगम पर। यह जैन तथा बौद्ध दोनों मतों का पोषक होता है, लेकिन प्रमुखतः ये जैन मत का पोषक होता है। उसके बाद अनिरुद्ध बनते हैं, अनिरुद्ध के बाद मुंडक बनते हैं। अब मुंडक के बाद अंतिम हर्यक वंश का शासक नागदशक या दर्शक होता है। इसकी हत्या बनारस के अमात्य शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इस तरह हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। अब शिशुनाग वंश शुरुआत होता है। संस्थापक शिशुनाग, जो बनारस का अमात्य रहता है, इसने अवंती और वत्स राज्य पर आक्रमण करके इसको जीत लेता है और उसका विलय मगध साम्राज्य में कर देता है। वज्र संघ पर नियंत्रण के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी शिशुनाग राजधानी बनाता है। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण गद्दी पर बैठता है। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी या साबक मीर होते हैं, संरक्षक कालाशोक। कालाशोक की हत्या महानंदिन ने की और नंद वंश की स्थापना की। महानंदिन ये दासी का पुत्र था। नंद वंश संस्थापक महानंदिन। इसका जो प्रमुख शासक है महापद्मनंद। महापद्मनंद ये कई उपाधियों को धारण करता है, जिसमें है सर्वक्षत्रो संहारक, जिसका अर्थ है क्षत्रियों का संहारक। भार्गव का अर्थ है परशुराम का अवतार। अपरो परशुराम, ये अपने को दूसरा परशुराम कहता है। और एक राट, एक छत्र और सार्वभौम की उपाधि धारण करता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सर्वक्षत्रो संहारक उपाधि कौन लेता है? महापद्मनंद। भार्गव या अपरो परशुराम की उपाधि कौन लेता है? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद एक राट, एक छत्र और सार्वभौम की उपाधि कौन धारण करता है? तो महापद्मनंद। यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं। पारिन ये महापद्मनंद के समकालीन थे। हाथी गुम्फा लेख जो खारवेल का है, इससे महापद्मनंद की विजय की सूचना मिलती है। कहाँ की विजय की? कलिंग विजय की, कि महापद्मनंद ने कलिंग की विजय की। कलिंग में तनसुल नहर खुदवाई। तो तनसुल नहर किसने खुदवाई? महापद्मनंद ने। कहाँ खुदवाई? ये कलिंग में। नहरों का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। और कलिंग से यह जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र लाता है। बाद में खारवेल जब विजय करता है मगध की, तो फिर जिनसेन की मूर्ति वापस ले जाता है। पारिन जो महापद्मनंद समकालीन थे, अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। अंतिम शासक घरानंद होता है, जिसको यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज भी कहा गया है। घरानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मुनित्रय पारिन, पतंजलि और कात्यायन। इसी के साथ महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष समाप्त होता है। धन्यवाद।